आपको पहले दिन ही बता देता हूँ कि मैं कल क्या कराऊंगा, तो आप ये समझ के चलो कि आपकी तैयारी काफी बेहतर होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, हमारे बताए हुए रास्ते पर भी वो चल रहे हैं। तो प्लीज सो रिक्वेस्ट है कि आप जैसा हम कह रहे हैं बायो में अगर आपको 50 से 50 करना है, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको 50 से 50 करना है, तो बिल्कुल भैया फुली डेडिकेटेड के साथ जैसा मैं करूँ उसे करते चलिए। बस आप रिजल्ट क्या होगा किसी को पता नहीं है, बट आप कर करना अपना काम है, अपना काम करिए, रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो आइए देखते जरा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, तो आइए देखते जरा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी लिखा है यहाँ पे, कटहल तथा रबड़ में कौन सा ऊतक पाया जाता है। ये भी सवाल काफी अच्छा है। कटहल तथा रबड़ में कौन सा ऊतक पाया जाता है, ये भी सवाल काफी अच्छा है। कटहल तथा रबड़ में कौन सा ऊतक पाया जाता है। ठीक है, एक बात और आपको बता दें कि जैसे से सिलेबस पूरा हो रहा है, जैसे टॉपिक हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो पीछे हमने पढ़ा दिया है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर गया हूँ। मतलब अगला टॉपिक तो होगा ही होगा, उस टॉपिक में कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपने पीछे पढ़ रखे, उस टॉपिक मिक्सअप होगा। ठीक है, तो आप पीछे वाला पढ़ते रहिए, क्योंकि पीछे वाले भी सवाल हम इसी में नए नए तरीके से जोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे टॉपिक खत्म होगा, बिल्कुल जैसे जितने पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, पूरा होल इतना क्वेश्चन मैं तैयार करवा रहा हूँ, इतना मैटर तैयार करवा रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 50 बिल्कुल आपके एग्जाम में फंसेंगे, बायो में फंसेंगे। इतना टाइप में मैटर करवा रहा हूँ तो बिल्कुल मजा आ जाएगा पढ़ के। एक दिन जब मैं मैराथन क्लास लूंगा तो पूरा 1000 क्वेश्चन धुआंधार कराऊंगा, पूरा उतना क्वेश्चन कभी आप किसी ने सोचा नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो लिखा है यहाँ पे, कटहल तथा रबड़ में कौन सा ऊतक पाया जाता है। यहाँ लिखा है कटहल तथा रबड़ में कौन सा ऊतक पाया जाता है। बच्चों याद करके जाइए हमेशा उसमें लैटिसी फेरस टिश्यू, यहाँ पे लैटिसी फेरस टिश्यू पाया जाता है, लैटिसी फेरस ऊतक पाया जाता है, लैटिसी फेरस टिश्यू पाया जाता है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो जो लैटेक्स ऊतक होते हैं, जो लैटिसी फेरस टिश्यू होते हैं, ये किसमें पाए जाते हैं, कटहल में, रबड़ में। तो कभी आपने इनका प्लांट देखा हो तो बिल्कुल दूध जैसा कुछ पदार्थ निकलता है जैसे मदार में, तो बिल्कुल लगता है कि रबड़ जैसे बिल्कुल चिपचिपा पदार्थ निकलता है इसको काटने के बाद। तो लैटिसी फेरस या लैटेक्स ऊतक ये होते हैं जो इनको निकालने का काम करते हैं। यहाँ से कटहल रबड़ में यही लैटेक्स ऊतक पाया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका पहला हो गया लैटेक्स ऊतक। बिल्कुल नो हेजिटेशन, बिल्कुल बिना टेंशन के पढ़ाई करिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं बहुत टेंशन है, नींद नहीं आती है। भैया नींद तो हमको भी नहीं आती है, क्योंकि हम भी सोचते हैं काफी अच्छा हो जाए आपका। तो नींद आप भरपूर लीजिए, अच्छे तरीके प्री माइंड होगी, जो होगा होगा। ठीक है, जो बच्चे क्रैश कोर्स में जो पूरी ताकत लगा दे, बिल्कुल जी जान लगा दे, जो पुराने बच्चे बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें, सिलेक्शन तो होगा यार। कहाँ जाएगा सिलेक्शन, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, बट सिलेक्शन लेकर के ही मानना। अगर आप रियली में एक स्टूडेंट हैं, वास्तव में अगर आप एक अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो सिलेक्शन जब तक ना हो जाए तब तक बिल्कुल पढ़ते रहो, जी जान लगा के पढ़ते रहो। इस कल मैंने बोला था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वर्ड आपके दिमाग होना चाहिए। ठीक है, आपने कभी कुछ चीजें, अगर बहुत सारे बच्चे मूवियों के शौकीन होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा देखा भी होगा कि हर सुबह, हर दिन 2 टाइम की सुबह होती है। सुबह का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सुबह जब कोई शेर जागता है, तो वो सोचता है कि आज अगर मैं बहुत तेज से नहीं भागा, की रफ्तार देखता है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो गया पहला वाला। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट दूसरा सवाल। देखो, जो बिना मिट्टी की खेती करना, लिखा है बिना मिट्टी की खेती करना या किसी जली खड़ी लवण के साथ खेती करना क्या कहलाता है। मतलब यहाँ पे या तो ऐसा बोला जाए कि सॉइललेस कल्टीवेशन, बिना मिट्टी के किसी भी चीज को पैदा करना, किसी भी, जैसे आपने टमाटो, टमाटर, कद्दू, खीरा आपने देखा होगा। ऐसे आजकल ऐसे बहुत सारे जो सब्जियां उगाई जा रही बिना मिट्टियों के, केवल उनको सॉइल, केवल वहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन पानी का जो घोल है, बहुत सारे मिनरल को डाल दिया जा रहा है और उसकी वजह से बहुत सारी चीजों को पैदा किया जा रहा है। उस टेक्निक को क्या बोलेंगे। लिखा है बिना मिट्टी के खेती करना या किसी जलीय खनिज लवण के साथ खेती करना क्या कहलाता है। बताओ भाई क्या कहेंगे इसे, जल्दी से सारे बच्चे बिल्कुल आंसर दे भाई, सारे बच्चे बिल्कुल फास्ट। बिना मिट्टी की खेती करना या किसी जलीय खनिज लवण के साथ खेती करना क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या बोलेंगे, हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे भाई, हाइड्रोपोनिक्स। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। ठीक है, और हाइड्रोपोनिक्स से टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर, लेट्यूस, ये नाम याद करो, टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर और लेट्यूस, आलू, आजकल तो आलू भी उगाई जा रही है। ये सारी सारी एग्जांपल आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलो यहाँ पे बोल देंगे भाई हाइड्रोपोनिक्स बोल दिया जाता है। ये सवाल काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक भाई, स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। आप तो अच्छा ऐप पे स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते हो, बस क्यों ना क्वेश्चन का आंसर नोट कर लिया करो, क्वेश्चन आंसर, इसकी पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा, क्या भाई देखो यहाँ पे, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, जल्दी से बताइए। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, ये भी सवाल काफी अच्छा है। जो प्लांट होता है, प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, मतलब जो प्लांट होता है वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है, किस फॉर्म में लेता है। जल्दी से बताइए, क्विक फास्ट, जल्दी से बच्चों। नाइट्राइट इसे बोलते हैं, नाइट्राइट इसे बोलते हैं, नाइट्रेट इसे बोलते हैं, अमोनियम आयन। मतलब जब ऐसे सवाल आएगा कि नाइट्रोजन किस रूप में लेता है जनरली सामान्यतः, तो बच्चों नाइट्राइट भी ले सकता है, नाइट्रेट भी ले सकता है, अमोनियम आयन। तो आंसर भैया क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। जब ऐसा सवाल पूछेगा किस रूप में और ऑप्शन अगर ऑल ऑफ द अबव दे देगा तो आंसर आप ऑल मार देना, अगर ऑप्शन दिया हो। अगर नहीं दिया होगा, अगर यहाँ पे कुछ और दे दे तो आंसर आप नाइट्रेट लगाएंगे। इस समझ बात बहुत अच्छे तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे के सारे जनरल फॉर्म में सामान्यतः प्लांट इन सब चीजों को सभी फॉर्म में ले सकता है, हर तरीके से ले सकता है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है पौधे नाइट्रोजन को मुख्य रूप से, देखो क्वेश्चन बदल गया कि मुख्य रूप से किस रूप में लेते हैं। क्या लिखा है, पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में मुख्यतः लेते हैं, मेनली, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि मेनली, कि जो प्लांट होता है वो मेनली किस रूप में लेता है, इसको मेनली किस रूप में इसको लेता है। तो पौधे नाइट्रोजन को मुख्य रूप से मेनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ये हमेशा नाइट्रेट की फॉर्म में लेता है। इसको भैया क्या बोलेंगे, इसको नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नाइट्रेट, हमेशा नाइट्रेट की फॉर्म में लेता है। इसे भैया क्या बोलते हैं, इसे नाइट्राइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे नाइट्राइट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अमोनियम आयन। क्या बोलेंगे, अमोनियम आयन के नाम से जाना जाता है, ये अमोनियम आयन है। तो हमेशा मुख्य रूप से नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट की फॉर्म में लेता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई नहीं आई, पहले ये बताइए, इतनी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती, जल्दी से पहले ये बताओ आप, क्या कह सकते हैं। चलो ये सवाल देखते हैं क्या है। लिखा है अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलता है। बच्चों यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, ये अमोनिया है, ये अमोनिया है, और अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलता है, ये सवाल पूछा गया है। जब अमोनिया को आप नाइट्राइट में चेंज करोगे तो कौन चेंज करता है बच्चों, जब अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करोगे तो बच्चों यहाँ पे कुछ जीवाणु काम करते हैं, कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं, याद कर ले बिल्कुल, कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया। जब अमोनिया कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में, इसे नाइट्राइट बोलेंगे, अमोनिया, तो जब अमोनिया कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में तो बच्चों यहाँ पे कौन काम करेगा, जल्दी से बताओ, बताओ भाई। ठीक भाई, यहाँ पे काम करेगा दो बच्चों, उसका नाम होता है नाइट्रोसोमोनास। क्या काम करेगा, नाइट्रोसोमोनास, और काम करेगा नाइट्रोकोकस। याद करके जाओ भैया, नाइट्रोकोकस याद कर लें, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। तो बच्चों आंसर तो पहला भी हो जाएगा, आंसर तीसरा भी हो जाएगा, पहला और तीसरा आंसर याद कर ले भाई, पहला और तीसरा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। लेकिन अगर आपसे बोलेगा, अगर आपसे बोलते नाइट्राइट से नाइट्राइट में कन्वर्ट कौन करता है, यहाँ पे जब नाइट्राइट से, ये नाइट्राइट आपका है, ये आपका नाइट्रेट है, इसको भैया कन्वर्ट कौन करेगा बच्चों, इसको कन्वर्ट करने का काम करता है नाइट्रोबैक्टर। कौन करेगा, नाइट्रोबैक्टर करता है, याद करिए नाइट्रोबैक्टर। मतलब जब अमोनिया से नाइट्राइट आएगा, जब अमोनिया से नाइट्राइट, तो ये दोनों काम करेंगे, ये दो काम करेंगे, मतलब ये वाला और ये वाला। जब नाइट्राइट से नाइट्रेट में आएगा तो कौन काम करेगा भैया, ये नाइट्रोबैक्टर वाला काम कर देगा, ये वाला काम करेगा। ठीक है, चलिए नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले ले भाई। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए भाई। ठीक भाई, चले आगे, चले आगे, हो गया। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट तो नहीं हो पाएगा, जल्दी से नोट करिए आप। चलो भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिखा है नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कौन बदलता है। अब यहाँ पे सवाल ये हो गया कि जो नाइट्रेट है इसको नाइट्रोजन में कौन बदलता है। अब सवाल दूसरा हो गया, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कौन बदलता है, बताओ भाई, जल्दी बताइए, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कौन बदलता है, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कौन बदलता है, जल्दी से बताए भाई। बताओ भाई। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो नाम, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, ये आंसर आपका डी हो जाएगा, स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस। और एक नाम और होता है माइक्रोकोकस, ये भी नाम याद कर लें, माइक्रोकोकस, ये भी नाम, ये दोनों, पहला दूसरा ये तीनों, मतलब नाइट्रेट को नाइट्रोजन में स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस और माइक्रोकोकस, ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया इस नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलते हैं। ये तीनों के तीनों भैया, ये भी और ये भी, ये तीनों के तीनों भैया कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक भाई, हो गया। हो गया, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए दो अमोनिया बनाने के लिए कितना एटीपी चाहिए, ये सवाल कभी नीट और मेडिकल जैसे एग्जाम में पूछा गया, तो थोड़ा सा मुझे करा देना बहुत जरूरी लग रहा था, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, हो सकता है मे बी।
देखा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जब होता है तो वहां पर एक अमोनिया बनाने के लिए बच्चों याद कर लें, यहाँ लिखा है 2 अमोनिया, देख लें यहाँ लिखा है 2 अमोनिया, तो 2 अमोनिया बनाने के लिए कितने एटीपी बच्चों, एक अमोनिया बनाने के लिए 8 एटीपी चाहिए होता है, 8 एटीपी। 2 अमोनिया बनाने के लिए 16 एटीपी 16 एटीपी की जरूरत पड़ती है, 16 एटीपी चाहिए। तो आंसर आपका क्या हो गया भैया, डी हो जाएगा, 2 8 6 16। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 या 16 हो जाएगा। एक अमोनिया बनाने के लिए 8 एटीपी, 2 अमोनिया बनाने के लिए 16 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, मैलिक अम्ल जो होता है, मैलिक एसिड, उसका फार्मूला क्या होता है, जरा कोई हमें बताएगा क्या फार्मूला भैया, मैलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताएं, मैलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। मैलिक अम्ल या मैलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए हमें। जो मैलिक एसिड होता है, जो मैलिक अम्ल होता है, उसका फार्मूला बच्चों C4H6O5, जरूर याद कर लें भाई इसका फार्मूला। दूसरा फार्मूला आपको याद करना है CH3COOH, ये नाम, इसको बोलते हैं पायरुविक अम्ल या इसको बोलते हैं पायरुविक एसिड। क्या बोलेंगे, पायरुविक एसिड बोला जाता है। तो इसका फार्मूला ये हो गया। इसमें कितने कार्बन आपको दिख रहा है, 3 कार्बन, कितने कार्बन, 3 कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन है भाई, 4 कार्बन। तो मैलिक अम्ल में 4 कार्बन, पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन, एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन। ये नाम याद करके जाइए आप, कार्बन की संख्या पूछ ली जाती है। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन, फ्रक्टोज के अंदर 6 कार्बन, सुक्रोज के अंदर 12 कार्बन। चलिए, कार्बन की संख्या पूछी जाती बार बार, क्योंकि आपको जो फार्मूला पता होगा ना तो ही आप कर पाओगे, 3 कार्बन। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखा बच्चों, सिस्टोलिथ, यहां लिखा है सिस्टोलिथ, ऐसे लिखेंगे। देखा बच्चों, सिस्टोलिथ जो होता है यार, लिथ होगा, ठीक है, लिथ यहाँ था होगा। सिस्टोलिथ किसका बना होता है बच्चों, तो सिस्टोलिथ हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल है ये। जो सिस्टोलिथ होता है बच्चों ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे आपने पढ़ा मिडिल लैमेला मध्य पटलिका कैल्शियम मैग्नीशियम पेप्टाइड की बनी होती है, मध्य पटलिका कैल्शियम मैग्नीशियम पेप्टाइड की, वैसे ही सिस्टोलिथ बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और ऐसे दूसरा एक नाम होता है रेफाइड्स, जो बना होता है कैल्शियम ऑक्सलेट्स का। तो सारे नाम ये पूछे गए हैं कभी ना कभी एग्जाम में, वो आपकी एग्जाम पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलो अगला सवाल यहाँ तो लिखा है कि रेफाइड्स किसके बने होते हैं, अभी मैंने बताया यहाँ पे। जो बच्चों जो रेफाइड्स होता है, ये भैया क्या होता है, ये हमेशा कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का। ये भी बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि जो ग्रेफाइट्स होते हैं बच्चों, ये हमेशा कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं, जबकि जो सिस्टोलिथ होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और जो मिडिल लैमेला होती है, मध्य पटलिका होती है, वो कैल्शियम मैग्नीशियम पेप्टाइड की बनी होती है। याद कर लें पूरी तरह से, कई बार सवाल आ चुके हैं। तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट, देखिए बच्चों यहाँ पे मंड शर्करा परिवर्तन मत, बहुत बहुत जबरदस्त सवाल लिखा है। स्टार्च सुगर, ऐसे लिखा है, स्टार्च शुगर ऐसे लिखा भैया। स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो, शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है भैया, तो यहाँ पे जब pH 5, जब स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है तो pH 5 होता है, और जब शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होता है तो pH 7 होता है। ये देख लें, जब स्टार्च शुगर में जाता है तो pH 5 और जब शुगर स्टार्च में जाता है तो pH 7। इसको देने वाले कौन थे भाई, लिखा है मंड शर्करा परिवर्तन मत किसने दिया था, ठीक है। यहाँ पे होगा भैया सेरे, यहाँ पे सिथरे नहीं होगा, सेरे। क्या हो जाएगा, सेरे, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा ऑप्शन में, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, तो सेरे हो जाएगा। यहाँ पे सेरे ने पहली बार ये मत दिया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मंड शर्करा परिवर्तन मत सेरे ने दिया था, इसको देने वाले भाई कौन थे, उसको देने वाले थे सेरे, उनका नाम था सेरे। पहला आंसर सही हो जाएगा भैया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेरे। सीधे बस आप नोट कर लो, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर इसको जरूर नोट कर लीजिए। चलो अगला सवाल लिखा है, पोटेशियम स्थानांतरण मत किसने दिया, पोटेशियम स्थानांतरण मत किसने दिया था, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट फास्ट। पोटेशियम स्थानांतरण मत किसने दिया था, पोटेशियम स्थानांतरण मत किसने दिया था।
पोटेशियम स्थानांतरण मत किसने दिया था, जल्दी से बताइए भाई। तो सबसे पहली बार इसको देने वाले थे लेविट। कौन दिया था भैया? लेविट ने दिया था। किसने भाई? लेविट ने। ये सीधे सीधे सवाल आपके एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे ऐसे ही। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से, अच्छे तरीके से याद करके जाइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। लिखा है माइक्रो एलिमेंट दीर्घ मात्रिक तत्व क्या होते हैं। यहाँ लिखा है माइक्रो एलिमेंट क्या होते हैं। इसमें से कौन कौन सा ऐसा है जो माइक्रो एलिमेंट है, जल्दी से बताइए। इसमें से कौन कौन सा ऐसा है माइक्रो एलिमेंट। तो याद करो भैया ऐसे करके, कौन, पी के, मग, से, का, ऐसे करके याद करो भैया। ये सारे के सारे भैया कैसे हैं? माइक्रो एलिमेंट होते हैं। इसको याद करके जाओ, माइक्रो एलिमेंट होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कौन, ऐसे करो, कौन, पी के, मग, से, का, ऐसे, CHON मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम। तो बताओ इसमें से कौन कौन होगा? कार्बन और फास्फोरस होगा, सल्फर पोटेशियम होगा, कॉपर बोरान नहीं होगा। तो आंसर भैया क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो सूक्ष्म मात्रिक तत्व को आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, ये समझ लीजिए। अगर आप याद कर लेंगे इसको ना, इतना नहीं, केवल इतना, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। कौन, पी के, मग, से, का याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। कौन मतलब सी, को मतलब क्या? कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम। तो माइक्रो एलिमेंट दीर्घ मात्रिक तत्व है, माइक्रो एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम होता है। बाकी ये जो दोनों होते हैं ये कैसे भैया? सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं। ये कैसे हैं? ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व माने जाते हैं ये आप इसको जरूर नोट कर लीजिए, इतना आप याद कर लीजिए। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। लिखा है माइक्रो एलिमेंट कौन है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व कौन है इसमें से, बताओ भाई क्या होगा। सूक्ष्म मात्रिक तत्व कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए। सूक्ष्म मात्रिक तत्व कौन से होते हैं, बताओ भाई, किसमें है कितना दम, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, क्विक फास्ट। लिखा है माइक्रो एलिमेंट कौन होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो एलिमेंट कौन होगा, माइक्रो एलिमेंट कौन होगा। यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे ये भी हो जाएगा माइक्रो, ये भी हो जाएगा, ये भी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला और दूसरा। यहाँ पे आंसर आपका पहला और दूसरा हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा। आयरन, कॉपर, बोरान, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, ये सब सूक्ष्म मात्रिक है। जबकि मैग्नीशियम कैसा भैया? माइक्रो है, माइक्रो मतलब दीर्घ मात्रिक। क्लोरीन कैसा है? सूक्ष्म मात्रिक है। क्लोरीन सूक्ष्म मात्रिक तत्व होता है। मैंने बोला आपसे, अगर आप माइक्रो वाला याद कर लेंगे तो कभी आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तुरंत आप छांट लोगे एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ सूक्ष्म मात्रिक तत्व बताओ हमें कौन है, तो तुरंत आप क्या करना, माइक्रो वाला पूरा लिख लेना, CHON, कौन, पी के, मग, से, का लिख लेना, उसके बाद छानना, आंसर मिल जाएगा तुरंत। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे सब लिखा है, देखें भाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या नेक्स्ट लिखा है। कीट पक्षी पौधे पाए जाते हैं, ये सवाल है। यहाँ पूछा गया कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं। बच्चों जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ना, उनमें से नाइट्रोजन डिफिशिएंट, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, याद कर लें, जहां पर जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर कीट पक्षी पौधे केवल उत्पन्न होते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट ओनली ग्रो ऑन दिस फील्ड वेयर नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जहां पर नाइट्रोजन नहीं पाए जाते जिस सॉइल में, वहीं पर ग्रो करते हैं। तो बच्चों लिखा नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर ये कीट पक्षी पौधे पाए जाते हैं। ठीक भाई, तो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर इंसेक्टिवोरस प्लांट पाए जाते हैं। और अगर आपने जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो ऑफलाइन क्लास पढ़े या जो ऑनलाइन वाले भी हैं, मैंने उनको विधिवत बताया कि चीज कि कौन से कीट पक्षी पौधे कौन कौन से होते हैं। एक एक चीज बिल्कुल पूरा, अगर मैंने जितना लिखवाया आपको, अगर आप पढ़ के जाओगे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा एग्जाम में जो आपको ना आता हो। बस केवल आप कंसर्ट, अब ये लास्ट के दिन जो बचे 15-1 महीने, इतना कंसंट्रेट तरीके से पढ़ाई करो, 20 बार पूरी चीज को पढ़ जाओ। अब टाइम नहीं है, इससे बढ़िया मौका सिलेक्शन का नहीं मिलेगा बच्चों, ये समझ लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए आंसर आपका पहला, आंसर आपका पहला हो गया भाई। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। ठीक है बच्चों, नेपेंथीज, आपको याद है नेपेंथीज के बारे में? नेपेंथीज जिसको हम लोग पिचर प्लांट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं घटपाड़ी, क्या बोलते हैं? घटपाड़ी पौधा, क्या बोलते हैं? घटपाड़ी पौधे के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं पिचर प्लांट, इसी को बोलते हैं पिचर प्लांट, पिचर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पिचर प्लांट। क्वेश्चन पूछा गया है, नेपेंथीज को घटपाड़ी बोलते हैं। लिखा है नेपेंथीज से घड़े के आकार की संरचना रूपांतरित होती है, वो किसके रूपांतरण से बनती है? बताओ भैया, बताओ भैया क्या होगा आंसर, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से सारे बच्चे फटाफट बता दे भाई। बता दो भाई,
बताओ भाई क्या होगा? भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे? पार्श्वफलक हो जाएगा, लैमिना हो जाता है। क्या होगा भैया? लैमिना। क्या होगा बच्चों? पार्श्वफलक के नाम से जानते, यही पार्श्वफलक भैया इस घड़े जैसी संरचना को बना लेता है। तो पार्श्वफलक यहाँ पे आंसर हो जाएगा लैमिना। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, याद करके जाओ पूरा। ठीक है, डायोनिया को समांतर कहा जाता है। डायोनिया को जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहां से मैं आपको 4 सवाल बताने वाला हूं, 4-5 सवाल जरूर याद करके जाना। अगर यूपी कैडेट एग्रीकल्चर ग्रुप में सिलेक्शन ले रहा है ना, तो ये सवाल आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल भयंकर तरीके से। इसके बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे डायोनिया, डायोनिया को क्या बोलते हैं बच्चों? वीनस फ्लाई ट्रैप। इसको बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? वीनस फ्लाई ट्रैप। याद कर लें, इसे बोलेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप, इसे बोलेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप। डायोनिया को सामान्यतः हम वीनस फ्लाई ट्रैप के नाम से जानते हैं। डायोनिया को हम सामान्यतः वीनस फ्लाई ट्रैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां लिखा घटपाड़ी। बच्चों इसे क्या बोलते हैं? नेपेंथीज। अभी मैंने बताया, इसको बोलेंगे नेपेंथीज बोला जाता है, घटपाड़ी। बटरवर्ड इसको बोलते हैं बच्चों पिंगवीकुला। नाम याद कर लो भैया, पिंगवीकुला। ये नाम पूछे जा सकते हैं आपसे, पिंगवीकुला। संडियो को भैया क्या बोलेंगे? ड्रोसेरा। संडियो को बोलेंगे ड्रोसेरा। बच्चों नाम याद कर लेना, ये तीनों के तीनों ये सब जहरीले सवाल हैं। ये जहर है, इनको पी जाओ। जैसे शंकर जी ने पूरा जहर पी लिया था ना, उनके गले में जाके यहाँ पूरा नीलकंठ कहलाए, वैसे आप पूरा जहर पी जाओ बिल्कुल। जिस दिन आप जहर पीना सीखे ना, उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन से, क्योंकि जहर ही पीना बड़ा कठिन काम है। अमृत तो सब कोई पीना चाहता है, सबको ये पढ़ना चाहता है कि पैरामीशियम होता है, अमीबा होता है। बच्चों सिलेक्शन अब इससे नहीं होने वाला। अब जब तक आप जहर नहीं पियोगे ना, तब तक नहीं होने वाला। तो अमृत तो सब दे देंगे भैया, ये लो अमृत। और जैसे अमृत पिलाओगे सब लोग हाथ जोड़ लेंगे, पिएंगे इसे करके, राहु केतु की तरह। थोड़ा सा बस केवल दिमाग का लेवल बढ़ा लो, सिलेक्शन बढ़ा कहीं सीएससी में हो जाएगा। रोज बिल्कुल डिनर पार्टी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। जबरदस्त तरीके से पढ़ के आओ, याद करो बिल्कुल। घटपाड़ी को बोलेंगे नेपेंथीज। इसको हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में नेपेंथीज ऐसे लिखा जाता है भैया, नेपेंथीज, नेपेंथीज। बटरवर्ड पिंगवीकुला, पिंगवीकुला एकदम से हिंदी में यही है। संडियो ड्रोसेरा, ड्रोसेरा बिल्कुल हिंदी में ऐसे लिखेंगे भैया, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा बिल्कुल। तो एक एक सवाल बिल्कुल दिमाग में भर के जाओ। अच्छा, यूट्रिकुलेरिया, एक नाम और याद कर लो, यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। इसको भी याद करो भैया, इसको बोलते हैं ब्लैडर वार्ट। क्या बोलेंगे? ब्लैडर वार्ट बोलते हैं भैया, ये भी याद करके जाओ। यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वार्ट बोलते हैं। ये भी कीटभक्षी पौधा, ये भी कीटभक्षी, सब यहाँ पे सब कीटभक्षी हैं। तो सारा नाम याद करके जाओ बिल्कुल। तो मैंने कितने सवाल बता दिए? 1 2 3 4 5। एक क्वेश्चन में 5 सवाल आपको बता के दे दिया। अब इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए क्या आपको? अरे याद कर लो ना बस, बना कर चलो, चलो भाई। हो गया भाई, हो गया भाई, नोट हो गया, नोट हो गया, नोट करते रहो बिल्कुल, बिल्कुल। कॉलर टाइट होना चाहिए बिल्कुल, गिरना नहीं चाहिए, इज्जत की बात है बिल्कुल। चलो अगला सवाल लिखा है, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की मात्रात्मक प्रभाव, मास फ्लो परिकल्पना किसने दिया था? ये भी सवाल बिल्कुल जबरदस्त है। मास फ्लो हाइपोथेसिस देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? कौन बताएगा हमें? इस सवाल का जवाब कितने बच्चे हमें बताएंगे? हम जानना चाहते हैं हर बच्चों। जल्दी से बताओ सवाल क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई, फिट फास्ट, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा आंसर। ठीक भाई, किसने दिया था? मुंच ने। किसने दिया था? मुंच ने दिया था। याद लो भाई, किसने दिया था? मुंच ने, मुंच ने दिया था। चलो अगला सवाल लिखा, मुंच परिकल्पना, मंच या मुंच हाइपोथेसिस किससे संबंधित है? तो बच्चों ये खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए संबंधित है। और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण भी कौन आता था? सुक्रोज। कौन आता था? सुक्रोज आता था, सुक्रोज। मुंच परिकल्पना हमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने के लिए प्रतिबद्ध या हमें सिखाती है। चलो अगला सवाल लिखा बच्चों, चलो अगला सवाल लिखा बच्चों, मूल दाब, रूट प्रेशर शब्द किसने दिया था? याद कर लें, मूल दाब, यहाँ पे इसको बोलेंगे रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जो शब्द होता है उसको सबसे पहली बार किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो बच्चों सबसे पहली बार इसको स्टीफन हेल्स ने 1727 में, स्टीफन हेल्स ने सबसे पहली बार इसको दिया था। सबसे पहली बार स्टीफन हेल्स ने मूल दाब शब्द का प्रयोग किया था, स्टीफन हेल्स ने।
चलो अगला सवाल लिखा, निम्नलिखित में से किस जीवित कोशिका के परिपक्व होने पर केंद्रक विलुप्त हो जाता है। अब देखते हैं इसका सवाल का जवाब कौन देता है। अभी इसको मैंने 2 से 3 जब मैंने एनाटॉमी पढ़ाई थी आपको, पौधों में जो ऊतक होते हैं, जब मैंने भी जब मैंने आपको प्लांट टिश्यू पढ़ाया था, पौधों में जो ऊतक होता है उसको जब पढ़ाया था, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको वहां पे बताया था। ये क्वेश्चन मैंने बताया, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जब कौन सी ऐसी कोशिका है जब वो परिपक्व होती है तो उसके अंदर केंद्रक विलुप्त हो जाता है, और जब केंद्रक विलुप्त हो जाता है तो उसका फंक्शन कोई और काम करता था, उसके फंक्शन को कोई और गवर्न करता था, मतलब उसके काम को कोई और करवाने का करता था। कौन करता था भाई, जल्दी से बताइए हमें, बताओ भाई। तो चालनी नलिका याद है, सीव ट्यूब, अगर आपको याद हो तो सीव ट्यूब, इसमें केंद्रक क्या होता था बच्चों, एब्सेंट होता था, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता था, और इसके सारे फंक्शन को करने के लिए कंपेनियन सेल आती थी। कौन भैया, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल आता था। कौन आता था, कंपेनियन सेल। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लिखा है, रबर छीरी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जल्दी से बताइए। लैटिसिफेरस टिश्यू, मैंने बताया था ना, लैटिसिफेरस सेल जो रबर छीरी कोशिका होती है किसे पाई जाती है बच्चों, वो कनेर में पाई जाती है। किसे भाई, कनेर में। तो रबर छीरी कोशिकाएं कनेर में पाई जाती है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि रबर छीरी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है बच्चों, तो कनेर में पाई जाती है। जल्दी से नोट करें, फिर फास्ट, जल्दी से फिर फास्ट। रबर छीरी कोशिकाएं कनेर में पाई जाती हैं, रबर छीरी कोशिकाएं कनेर में पाई जाती हैं। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट, जल्दी से नोट कर लें, फिर फास्ट। ठीक भाई, जल्दी से क्विक फास्ट। ठीक भाई, ठीक है भाई, चले आगे। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या नेक्स्ट। देखा बच्चों, नाशपाती खाने में कठोरता या किरकिराहट के अनुभव का क्या कारण है। जब आप नाशपाती खाते हो तो किरिर किरिर की आवाज आती है, जब आप सेब खाते हो तो किरिर किरिर की आवाज आती है, जब आप अमरूद भी खाते हो तब भी किरिर किरिर की आवाज आती है। ये किरिर किरकिराहट क्यों आती है, बताओ। ये इसका सवाल कौन बताएगा, इस सवाल का जवाब कौन बताएगा, बताओ जल्दी से बताओ भैया, क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टोन सेल। क्या होता था स्टोन सेल, और भैया इसका पार्ट होता था, ये दृढ़ोतक ऊतक का पार्ट हुआ करता था, दृढ़ोतक ऊतक का भैया स्क्लेरम काइमेसल टिश्यू हुआ करता था। ये हमने बताया था, स्क्लेरम काइमा में 2 चीजें होती थी, ट्रैकिड्स और फाइबर। तो बच्चों जो ये दृढ़ कोशिकाएं होती हैं, जो स्टोन सेल होती हैं, भैया यही नाशपाती को खाने में करकराहट की आवाज पैदा करती हैं। याद करके जाओ भैया तुरंत। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, दृढ़ कोशिकाएं स्टोन सेल। चलो अगला सवाल लिखा, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे के तने में संवहन बंडल होता है। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, कौन बताएगा, कौन बताएगा हमें इसका आंसर, देखते हैं कौन बताएगा। कुकुरबिटेसी कुल के पौधे के तने में संवहन बंडल होता है, बताओ भाई, बताओ भाई क्या होगा आंसर। चलो देखते हैं क्या सवाल है। तो बच्चों आंसर बिल्कुल रटा रटाया है भैया, संयुक्त उभय प्लोमी, बाई कोलेट्रल। याद कर लो भाई, उभय प्लोमी होता था, याद है मैंने बनाया था ऐसे, अगर आपको याद हो तो ऐसे मैंने बनाया था, अगर आपको याद हो तो ऐसे बनाया था। ठीक है, यही बनाया था मैंने, इधर फ्लोएम, इधर ही मैंने बनाया था जाइलम, जाइलम बीच में होता था, फ्लोएम बाहर, कैम्बियम बाहर, कैम्बियम बाहर। देखो मैंने यही बनाया था भैया, इसको फ्लोएम बनाया था, इसको फ्लोएम बनाया था, इसको जाइलम बनाया था, इसको कैम्बियम बनाया था, इसको कैम्बियम बनाया था। यही मैंने बना के पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया था अगर याद हो तो।
पहला आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल लिखा है, लिखा एकांत क्षेत्र क्विसेंट सेंटर की खोज किसने किया था। ये भी बीएचयू का सबसे जबरदस्त, सबसे हीटेड, बेहतरीन सवाल है। बच्चों याद कर लें, जिन बच्चों जो पुराने स्टूडेंट हैं, जिनको मैंने सब सारी चीज लिखवाई है, भैया पूरा पढ़ डालना। जितना मैंने टेस्ट पेपर डिस्कस कराया है, जितना मैंने आपको क्लास में जो ऑफलाइन क्लास जो मैं डिस्कस कराया हूँ, पूरा पढ़ डालना। मेरे लाल जितना पेपर मैंने डिस्कस कराया है, जो जो वर्ड मैंने बोल दिया वो याद करके बस चले जाना, कोई एग्जाम रुकेगा नहीं आपसे। चलिए लिखा है क्विसेंट सेंटर भैया किसने दिया था बच्चों, तो क्लोब्स ने दिया था भैया। किसने? क्लोब्स ने। क्लोब्स ने 1961 में क्विसेंट सेंटर या एकांत क्षेत्र के वर्ड में सबसे पहली बार बताया था। ठीक भाई, तो क्लोब्स ने पहली बार इसको बताने का काम किया था। क्लोब्स ने सबसे पहली बार इसको बताने का काम किया था। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोडक्ट क्या है। यहां लिखा है जब प्रकाश संश्लेषण होता है, जब फोटोसिंथेसिस होती है, तो उस समय क्या होता है, उसका उत्पाद क्या होता है। अब यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चालू होता है आपका प्रकाश संश्लेषण का। अब यहां से थोड़ा सा देखेंगे कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट, कैसे आप क्वेश्चन को अप्लाई करोगे, कैसे आप क्वेश्चन को लगाओगे। अगर प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल पेशेंस, दिमाग को बिल्कुल टॉप पे रखिए। लिखा है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है, जो उत्पाद होता है, वो क्या होता है। बताओ भाई, ये आज का जो सवाल मैंने लिया है, काफी स्टैंडर्ड बुक है, काफी बेहतरीन बुक है, जो आपकी एग्जाम को सबसे ज्यादा प्रेफर करती है। उस बुक से सारे सवाल मैंने लिए हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ द यूपी कैडेट एग्जाम। तो वो सारे सवाल उसके लिए भी है। जल्दी से बताओ क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा। बताओ ये क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन। क्या होगा भैया, कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन होता है। कैसे होगा देखो जरा। बच्चों आपको पता है जब CO2 की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं, तो बच्चों यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट CH2O का होल N प्लस बच्चों क्या निकलता है O2। इसको भैया क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और ये बच्चों क्या है, ये तो ऑक्सीजन है। ये बच्चों क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट। और ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है, बच्चों क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। और क्या बनेगा बच्चों, ऑक्सीजन। तो आंसर आपका तीसरा सही हो गया। और अगर आप सवाल पूछ ले कि हमें रिएक्टेंट में हम लोग क्या लेते हैं, तो रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं। यहाँ पे क्या लगेगी, सनलाइट लग जाएगी, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट लगेगी तो सारा का सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे याद करें पूरा का पूरा। चलो अगला सवाल लिखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं। जल्दी से बताइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अनुकूल, सबसे आवश्यक स्थिति या परिस्थिति क्या होती है। बताओ इसमें से क्या क्या चीजें चाहिए अगर हमें प्रकाश संश्लेषण करवाना हो तो क्या चाहिए भैया। हमें प्रकाश भी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर भी चाहिए, बिल्कुल सही। हमें परहरी भी चाहिए, हमें जल भी चाहिए, बिल्कुल सही। हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, हमें सब चाहिए, हमें ऑल ऑफ द अबव चाहिए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हमें सारी की सारी चीजें चाहिए भाई, हमें सारी की सारी चीजें चाहिए होती हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। लिखा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे निकलती है। लिखा है जब CO2 की रिएक्शन किससे होती है, वाटर से होती है। तो बच्चों यहाँ क्या बनता है, यहाँ पर C6H12O6 प्लस क्या बनता है भैया O2। यहाँ पे बात फिर से मिटा के देख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ CO2 प्लस क्या है वाटर। इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस क्या बनेगा O2। जहाँ से देखिए भाई, ठीक है, क्या होगा O2। ठीक है, फिर देखो क्या होगा बच्चों, इस CO2 से क्या बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लूकोज बनता है। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो हमेशा CO2 से भैया क्या बनेगा, CO2 से बच्चों क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है। और इस वाटर से बच्चों क्या निकलती है, ऑक्सीजन। याद कर लें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमेशा वाटर से ऑक्सीजन आती है और CO2 से क्या बनता है बच्चों, ये ग्लूकोज बनता है। याद कर लें, बिल्कुल ऐसे बना लीजिए, बिल्कुल ऐसे इस चीजों को। तो लिखा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे भी मोचित होती है बच्चों, तो ऑक्सीजन हमेशा जल से आती है। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज बनता है या जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो कहां से आता है, बच्चों कार्बोहाइड्रेट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड से।
कार्बोहाइड्रेट आएगा इससे, कार्बोहाइड्रेट हमेशा किससे आएगा भैया, इससे आएगा, इससे आएगा। तो याद कर लो CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनेगा और वाटर से क्या बनेगी, ऑक्सीजन। ऐसे आप बना लीजिए, काम आपका चल जाएगा। प्रकाश 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 अभिक्रिया चलती है। कौन सी अभिक्रिया, प्रकाश। इसको क्या बोलेंगे, इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, इसको लाइट रिएक्शन बोला जाता है। तो बच्चों जो ग्रहण होती है वहां पे प्रकाश अभिक्रिया चलती है। यहाँ पूछा है ATP का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, IP का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फास्फेट या अकार्बनिक फास्फेट। ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाता है, ATP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनाता है। तो इसको बनने को क्या बोलेंगे, जिसको ये क्या बोलेंगे, प्रकाश फास्फोरिलीकरण बोलेंगे, फोटो फास्फोराइलेशन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे फोटो फास्फोराइलेशन बोला जाता है, फोटो फास्फोराइलेशन बोलते हैं। नाम याद करके जाइए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन बनेगा, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। और प्रकाश अभिक्रिया कहां चल रही भाई, ग्रहण में। प्रकाश अभिक्रिया ग्रहण में, अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में चलती है। चलो एक बार सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। लिखा है प्रकाश फास्फोरीकरण में की खोज किसने किया था, फोटो फास्फोराइलेशन की बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था, जल्दी से बताइए कि फोटो फास्फोराइलेशन, प्रकाश फास्फोरीकरण की खोज सबसे पहले किसने किया था, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी बताओ भाई क्या होगा आंसर। बताओ भैया किसने किया था, आर्नन ने। किसने किया था, आर्नन ने किया था। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, प्रकाश सबसे क्रिया किस रंग के प्रकाश में अधिक होती है, तो बच्चों लाल वाले में, लाल में अधिक होती है। प्रकाश क्रिया किस रंग के प्रकाश में अधिक होती है, तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं। लिखा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे दूषित वायु को शुद्ध करते हैं, ये बात किसने कही थी। लिखा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे दूषित वायु को की क्रिया में पौधे दूषित वायु को शुद्ध करते हैं, ये बात किसने कही थी। लिखा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे दूषित वायु को शुद्ध करते हैं, ये बात सबसे पहली बार किसने बताया था। बताओ भाई, ये ऐसी स्टेटमेंट आपकी एग्जाम में देगा, ये पूरा लिख देगा, पूछेगा कौन से वैज्ञानिक ने बताया है, ये सारे वैज्ञानिक के नाम है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बताओ भाई किसने बताया था सबसे पहली बार पौधे दूषित वायु को शुद्ध करते हैं, किसने कहा था। पौधे दूषित वायु को शुद्ध करते हैं, किसने कहा था। बताओ भाई किसने कहा था, तो प्रिस्टले ने कहा था, प्रिस्टले ने सबसे पहली बार। और प्रिस्टले ने ही ऑक्सीजन की खोज किया था, प्रिस्टले ने ही ऑक्सीजन की भी खोज किया था। और प्रिस्टले ने ये बोला था पौधे दूषित वायु को शुद्ध करते हैं भैया, पौधे दूषित वायु को शुद्ध करते हैं, प्रिस्टले साहब ने ये बोला था। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते बच्चों क्या है अगला। देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं, ये सवाल बढ़िया है, इसको आप तैयार कर लेना, रख लेना भाई, ये सवाल बढ़िया है आपका। बताओ भाई क्या होगा, क्या आंसर होगा इसका। भाई आंसर क्या होगा तीसरा। देखो भैया ऑप्शन देख के कैसे पहचानोगे, 6 6 6 हर जगह 6 6 CO2 6 वाटर, C6H12O6 6 O2, भैया बिल्कुल रट डालो सब कुछ 6 6 CO2 6 वाटर, C6H12O6, उसके बाद 6 O2, आंसर आपका तीसरा सही हो गया।
याद कर ले भैया। चलो अगला सवाल देखते जरा क्या नेक्स्ट। देखा बच्चों यहाँ पे कि क्रांच की शारीरिक क्रांच एनाटॉमी किसमें पाई जाती है? बच्चों सबको पता है C4 पौधों में पाई जाती है। C4 सबसे अच्छा जो प्रकाशन करता C4 पौधा शुगर केन और मेज, शुगर केन मेज ये सारे सारे C4 प्लांट होते हैं। तो क्रांच की जो शारीरिक होती है, क्रांच की जो एनाटॉमी होती है वो C4 पौधों में पाई जाती है, C4 पौधों में पाई जाती है। चलो अगला सवाल देखा कैल्विन ने C4 पौधों में पाई जाती है। चलो अगला सवाल देखा कैल्विन में न्यूटन किसका उपयोग किया था? कैल्विन साहब, कैल्विन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बच्चों एक एल्गी के ऊपर अपना काम किया था। उस एल्गी का नाम था बच्चों क्लोरेला। याद कर लो, ये क्लोरेला एक शैवाल होती है, शैवाल जिसके ऊपर सबसे पहली बार कैल्विन वैज्ञानिक ने अपना काम किया था इस क्लोरेला एल्गी के ऊपर। और पूछा था किसका इस्तेमाल किया था बच्चों? तो उन्होंने कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 का इस्तेमाल किया था। कार्बन 14 का इस्तेमाल सबसे पहली बार कैल्विन साहब ने कैल्विन चक्र में अपना इस्तेमाल किया। और हरी शैवाल ग्रीन एल्गी, जो क्लोरेला होती है ये हरी शैवाल होती है, ये हरी शैवाल होती है, ग्रीन एल्गी होती है हरी शैवाल। तो याद कर लें, हरी शैवाल के ऊपर सबसे पहली बार कैल्विन वैज्ञानिक ने अपना फंक्शन किया था। ये याद कर लो भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया कई एग्जाम में। कार्बन 14 मत बोलना, C14। ठीक है भाई, एक सवाल आपके लिए बहुत जबरदस्त मैं लेकर के आया हूँ। ऐसे सवाल बिल्कुल अगर आप कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कभी आप फेल नहीं होगी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बच्चों। देखा कैल्विन चक्र या कैल्विन साइकिल होता है, बताओ कहाँ चलेगा बच्चा? जो कैल्विन साइकिल होती है बच्चों याद कर लें, इसी को बोलते हैं भैया अंधकार प्रक्रिया। कैल्विन चक्र को भैया बोलते हैं अंधकार प्रक्रिया। जो कैल्विन चक्र होता है बच्चों हमेशा स्ट्रोमा में चलता है। कहाँ चलेगा? स्ट्रोमा में। कैल्विन साइकिल भैया इसको बोलते हैं ब्लैकमैन अंधकार प्रक्रिया। अंधकार प्रक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं। तो भैया कहाँ चलेगी? स्ट्रोमा में चलती है कैल्विन साइकिल। इसका आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। तो कैल्विन चक्र हमेशा स्ट्रोमा में चलती है। कहाँ चलेगी भाई? स्ट्रोमा में चलता है। अगला सवाल देखते जरा क्या नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, चक्रीय फास्फोरीकरण नहीं होता है। वेरी वेरी जबरदस्त सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। साइक्लिक फास्फोराइलेशन में क्या नहीं होता है बच्चों? मैंने बताया बिल्कुल, क्लास में चिल्ला के बिल्कुल बताया, याद कर लो। जो नए बच्चे वो भी याद करें भैया। जो चक्रीय फास्फोरीकरण होता है, समझ भाई, यहाँ पे केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट ऐसे याद करो भैया। PS फर्स्ट, इसकी वैल्यू होती है 700। कितनी होती है? 700। या इसी को हम भैया ऐसे लिखते हैं, PS 700 लिखते हैं, 700 ऐसे। ठीक है, ये भैया केवल याद करो, चक्रीय में केवल PS फर्स्ट काम करता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है भैया? फोटो सिस्टम 700 होती है। या आपसे सवाल पूछ लेगा कि जो चक्रीय फोटो फास्फोराइलेशन होता है, जो चक्रीय फास्फोरीकरण होता है, उसमें क्या होता है? तो बच्चों उसमें क्या होगा? हमेशा PS फर्स्ट पहला 700, क्योंकि पहली बार हो जाएगा तो PS फर्स्ट 700 लिखते हैं। और बच्चों यहाँ पर इसमें कभी भी वाटर नहीं फूटती, यहाँ पर कभी ऑक्सीजन नहीं निकलता, यहाँ पर कभी भी NADPS भी नहीं निकलता। याद कर लो। तो आंसर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दी हो जाएगा। यहाँ नहीं पूछा है क्या नहीं होता। तो बच्चों चक्रीय फास्फोरीकरण में कोई नहीं बनता, इन तीनों के तीनों में से कुछ भी नहीं बनता है। अच्छा, बनता क्या है बच्चों? इसमें केवल ATP बनता है, ATP। और कितना ATP बनता है? केवल एक। इसमें चक्रीय फास्फोराइलेशन में केवल एक ATP बनता है, मात्र एक ATP, और कुछ भी नहीं बनता। मतलब ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी नहीं होगा, NADPH का संश्लेषण भी नहीं होगा, जल का उपयोग भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, याद करके जाओ साइक्लिक को। और इसमें हमें PS फर्स्ट काम आता है। केवल दो चीज याद कर लो, दो चीज बच्चों, मेरे कैसे दो चीज याद कर लो। चक्रीय में केवल एक ATP का इस्तेमाल होता है, एक ATP बनता है। दूसरा, चक्रीय में किसका इस्तेमाल होता है? PS फर्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और PS फर्स्ट की वैल्यू कितनी होती है? 700 नैनोमीटर होती है, 700 नैनोमीटर होती है। याद करके जाओ, जबरदस्त सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चलो भाई अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। प्रकाश संश्लेषण के समय एटीपी के निर्माण को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। प्रकाश संश्लेषण के समय, जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय जब एटीपी बनती है तो उसके फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, प्रकाश फास्फोरिलीकरण बोला जाता है। तीसरा आंसर। चलो चौथा सवाल देखते हैं। लिखा है C4 चक्र का आविष्कार किसने किया था, C4 साइकिल। तो बच्चों किसने किया था, हैच और स्लैग ने, हैच और स्लैग ने किया था। C4 चक्र का आविष्कार हैच और स्लैग दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के किया था। तो C4 चक्र का आविष्कार हैच और स्लैग दोनों वैज्ञानिकों ने किया था। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। C4 चक्र का आविष्कार हैच व स्लैग ने किया था। C4 चक्र का आविष्कार हैच और स्लैग ने किया था। चौथा सवाल लिखा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही है। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, याद कर लो, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, पहली बार CO2 को एक्सेप्ट कौन करता है केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, पहली बार CO2 को एक्सेप्ट कौन करता है, याद कर लेना बच्चों। RUBP, यहाँ लिखा है RUBP, तो यहाँ लिखा RUMP तो कभी नहीं होगा, PGA कभी नहीं होगा, PEP कभी नहीं होगा, RUBP होता है बच्चों। RUBP भैया 5 कार्बन पाया जाता है, RUBP में 5 कार्बन, यही होता है जो पहली बार CO2 को ग्रहण करता है। CO2 एक्सेप्टर होता है, CO2 ग्राही होता है। ये जितने भी सवाल आज मैं करा रहा हूँ बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल अलग सवाल है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, तो करके जाइए। निम्नलिखित में से कौन केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही होता है, निम्नलिखित में से कौन केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही होता है, जबरदस्त सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन केल्विन साइकिल भैया कौन हो जाएगा, RUBP। RUBP का बच्चों नाम होता है पूरा नाम रिबुलोज बाइफॉस्फेट, रिबुलोज बाइफॉस्फेट इसका नाम होता है, या ऐसे कभी कभी दे देता है ऐसे करके RUBP का नाम रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या डाई बाइफॉस्फेट, ऐसे क्वेश्चन कभी कोई दे देता है, इसका पूरा नाम बताइए, फॉस्फेट, ठीक है, इसका नाम ऐसे हो जाता है रिबुलोज 1,5 बाई या डाइफॉस्फेट, बाई बोलो या डाई, तो रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट RUBP का पूरा नाम होता है, जिसमें 5 कार्बन पाया जाता है। ये सीधे पूछेगा कि RUBP में कितने कार्बन होते हैं, 5। एसिटिल कोएंजाइम में कितने कार्बन होते हैं, 2। पायरिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं भाई, तो 3। मैलिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, 4। एस्पार्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, 4। ये सारी बिल्कुल रटे होनी चाहिए आपको बराबर, जैसे हमने रट रखा है, जैसे चीजें हमने रटी, हमने पढ़ी, जैसे मैं याद करता हूँ, हमको भी पढ़ना पड़ता है, हम भी बहुत सारे घंटे आपको पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता है, हम लोगों को भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी किताबें देखनी पड़ती हैं। तो अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो आपको तो करना ही पड़ेगा, अगर आपको अच्छी जगह पे जाना है, एक बड़ा अधिकारी बनना है तो, क्योंकि अधिकार बड़ी आसानी से नहीं मिलता बच्चों। अधिकार उसी को मिलता है जो अधिकारी के लायक होता है, समझ लो। अधिकारी वही बनेगा जो अधिकार के लायक होगा, जिसके पास टैलेंट होगा, जिसके पास क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, तो ही आप बन पाओगे। तो ये इतनी चीज अपनी बॉडी के अंदर डेवलप कर लो, जनरेट कर लो, कि अगर कहीं भी आप खड़े हो तो हर 1000 आदमी आपको तुरंत पहचान लिया जाए, अरे नहीं यार ये बड़ा अधिकारी है, बैंक का सबसे बड़ा अधिकारी है, एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा अधिकारी है। तो कॉन्फिडेंस में रहो ना यार, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जम के पढ़ो, पढ़ाई से बढ़िया और कोई चीज ही नहीं है, जान लो, बिल्कुल डटे रहिए, लगे रहिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इतनी चीजें नोट कर लें फिर आगे चलते हैं। चलिए आज का सवाल खत्म होता है, और अब नेक्स्ट कल की क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे, फोटोसिंथेसिस को ही। अभी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं जो आप तक पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। फिर अभी जितना मैंने पढ़ाया उसको आप रिवाइज करिए, पीछे जो मैंने चैप्टर पढ़ा दिया उसको भी आप रिवाइज करिए।